हेलो स्टूडेंट्स, प्रोफेसर रसप्रीत कौर है। वेलकम टू माय चैनल थ्योरी गुरु। तो आज हम करेंगे आगे फैक्ट्रीज एक्ट 1948 पार्ट 9। ठीक है, पार्ट 9 में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन। वुमेन की एम्प्लॉयमेंट के बारे में हम बात करेंगे। कहते वैसे तो वुमेन के लिए न्यूमरस प्रोविजंस बनाई गई हैं ताकि जो वुमेन वर्कर है उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके, न्यूमरस प्रोविजंस। ठीक है, लेकिन इसके अंदर हमने वो सारी स्पेशल प्रोविजंस को इकट्ठा कर दिया एक जगह के ऊपर। ठीक है, वैसे हम पढ़ चुके हैं इसके रिगार्डिंग, लेकिन हमने यहाँ पे इसको सारा इकट्ठा कर दिया। अगर आपको क्वेश्चन आता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन के रिगार्डिंग तो आपके माइंड में हो कि कौन कौन से पॉइंट इसके साथ रिलेट करते हैं, राइट। तो स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू एडल्ट फीमेल वर्कर्स हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द एक्ट। दीज प्रोविजंस आर एज अंडर, राइट। फर्स्ट है, याद आ गया देख के, वर्क ऑन और नियर मशीनरी इन मोशन, सेक्शन 22, राइट। तो कहते कोई भी वुमेन उसको अलाउड नहीं है कि वो मशीनरी को या तो क्लीन करे या लुब्रिकेट, मतलब ऑयलिंग वगैरह करनी, ठीक है, लुब्रिकेट करे या एडजस्ट करे किसी भी पार्ट ऑफ मशीनरी व्हाइल इट इज इन मोशन, राइट। दूसरे में क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी गई है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन नियर कॉटन ओपनर्स। एक वीडियो में मैंने आपको दिखाया था ना, कॉटन ओपनर्स की एक डायग्राम मैंने दिखाई थी कि ये कॉटन ओपनर्स होते हैं और उसके साथ जब कॉटन ओपन होके आती है तो दूसरी डायग्राम में दिखाया गया था कि कैसे वो बहुत ज्यादा उड़ते हैं उस रूम के अंदर। तो सेक्शन 27 क्या कहता है कि किसी भी वुमेन को कॉटन को प्रेस करने के लिए एम्प्लॉय नहीं करना जहां पर, जिस रूम के अंदर कॉटन ओपनर्स अवेलेबल है या कॉटन ओपनर्स वर्क कर रहे हैं। क्लियर है, याद है ये प्रोविजन भी कि जहां पे कॉटन ओपनर्स प्रेजेंट है वहां पे वुमेन को प्रेसिंग ऑफ द कॉटन की जॉब या एम्प्लॉयमेंट नहीं देनी। लेकिन ये जो प्रोहिबिशन है ये इससे रिलैक्सेशन भी मिल सकती है कि देखो, अगर ऑक्यूपायर ने प्रॉपर अरेंजमेंट्स करके रखे हैं कि जिसके थ्रू वुमेन को कोई हार्म नहीं होगा, कि अगर वो उसी रूम के अंदर कॉटन की प्रेसिंग करते भी हैं तो भी कॉटन ओपनर से उसको कोई हार्म नहीं होगा, अगर इस तरह की सेटिंग्स कर रखी हैं तो फिर इस प्रोविजन से रिलैक्सेशन मिल सकती है, राइट। तीसरी आ जाती है क्रचेस की, सेक्शन 48। आई थिंक मैंने लास्ट वीडियो में इसका सेक्शन गलत बोल दिया था, ये है सेक्शन 48, राइट, क्रचेस का। ठीक है, इसके अंदर कहते जिस फैक्ट्री के अंदर मोर देन 30 वुमेन वर्कर्स आर एम्प्लॉयड, वहां पे ये फैसिलिटी होनी चाहिए क्रचेस की, एक रूम होना चाहिए, प्रॉपरली मेंटेन्ड होना चाहिए, सुइटेबल होना चाहिए, ठीक है, ताकि उसके अंदर जो वुमेन वहां पे वर्क कर रही है उनके बच्चे रह सके जिनकी एज कितनी है, 6 साल से कम। ठीक है, 6 ईयर से कम के चिल्ड्रन के लिए होता है क्रच, और वहां पे सारी फैसिलिटीज देनी है। इनफैक्ट रिफ्रेशमेंट की फैसिलिटी, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर की, वॉशिंग फैसिलिटी, प्रॉपर क्लीनिंग फैसिलिटी, और तो और जो बच्चे बहुत छोटे हैं जो भी मदर फीड के ऊपर हैं तो उनको प्रॉपरली फीड प्रोवाइड करने की फैसिलिटी भी ऑक्यूपायर अरेंज करे एट प्रॉपर इंटरवल्स, राइट। फिर रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन, सेक्शन 66। नो वुमेन वर्कर शैल बी एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 54। अब सेक्शन 54 किससे डील करता था, वर्किंग आवर्स। वर्किंग आवर्स कितने होने चाहिए, एक दिन के 9 घंटे, 9 घंटे से ज्यादा नहीं हो सकते, राइट, और एक हफ्ते के 48 आवर्स, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो वुमेन के लिए भी वो सारी चीजें सेम है। देखो, नो वुमेन वर्कर शैल बी रिक्वायर्ड टू अलाउड टू वर्क इन अ फैक्ट्री फॉर मोर देन 48 आवर्स। ज्यादा तो कोई भी नहीं कर सकता, ना वुमेन कर सकती है ना अडल्ट कर सकता है, तो ज्यादा नहीं काम करवाना उनसे, 48 घंटे ही सबके लिए है, इनफैक्ट वुमेन के लिए भी। या फिर एक दिन की बात करें तो मैक्सिमम 9 आवर्स। Oh, no woman shall be required to allowed to work in a factory except between the hours 6 to 7। जो वुमेन है भाई उसको बहुत काम होते हैं, घर के काम भी होते हैं, तो उसकी जो एम्प्लॉयमेंट है ना वो सुबह 6 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक ही हो सकती है। इस टाइम के अलावा उसको एम्प्लॉय नहीं करना, उससे काम नहीं करवाना। अब घर जाके खाना भी तो बनाना होता है ना बेचारी ने, ठीक है, तो इसलिए उससे इससे ज्यादा काम नहीं करवाना, ठीक है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि अगर एसजी नोटिफिकेशन के अंदर दे देती है, ऑफिशियल गैजेट के अंदर, तो इस लिमिट को वेरिएट किया जा सकता है, इस लिमिट को वेरिएट किया जा सकता है। लेकिन फिर भी
तब भी एक वुमेन को रात के 10 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता, राइट। रात के 10 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक, इस टाइम पीरियड में वुमेन को एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता अगर कहते इंस्पेक्टर के पास कोई राइट नहीं है। किस चीज के रिगार्डिंग? अ जनरल प्रोहिबिशन अगेंस्ट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन एट नाइट। रात को वुमेन को एम्प्लॉयमेंट के ऊपर नहीं ऑथोराइज कर सकता इंस्पेक्टर भी, अगर उसके पास सफिशिएंट स्टाफ है तो। बात समझ आई? थोड़ा झोल हो गया है ना। कहते हैं सबसे पहले इंस्पेक्टर क्या करेगा? सबसे पहले इंस्पेक्टर देखेगा कि क्या हमारे पास सफिशिएंट स्टाफ है, मतलब वुमेन को नाइट ड्यूटी पे नहीं लगाना, राइट। और कितने से कितने टाइम पे? रात 10 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक। अगर सफिशिएंट स्टाफ है तो वुमेन को इंस्पेक्टर भी ड्यूटी के ऊपर नहीं लगा सकता। समझ आ गई? लेकिन अगर सफिशिएंट स्टाफ नहीं है तो फिर स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन या फिर पूछना पड़ेगा कि उनको लगाएं कि ना लगाएं, ठीक है। अगर सफिशिएंट स्टाफ है तो ये राइट तो इंस्पेक्टर के पास भी नहीं है। क्लियर? अब कहते देखो वुमेन से पूछे बिना ना कुछ नहीं कर सकते। घर पे कर सकते हो, मम्मी से पूछे बिना नहीं कर सकते ना। उसी तरह से फैक्ट्री के अंदर भी अगर वुमेन की शिफ्ट को चेंज करना है तो कम से कम बीच में एक छुट्टी होनी चाहिए। अचानक से उसकी शिफ्ट में चेंज नहीं कर सकते। देखो, देयर शैल बी नो चेंज ऑफ शिफ्ट फॉर वुमेन वर्कर्स एक्सेप्ट आफ्टर अ वीकली हॉलीडे और एनी अदर हॉलीडे। वीकली हॉलीडे मतलब संडे, ठीक है। और अगर कोई छुट्टी आ गई, छुट्टी के बाद आप उसकी शिफ्ट को चेंज कर सकते हो, लेकिन एकदम से उसकी शिफ्ट को आप चेंज नहीं कर सकते। यू नो वुमेन, राइट। फिर हमारे पास आता है डेंजरस ऑपरेशंस सेक्शन 87। तो स्टेट गवर्नमेंट कहती है जहां पे कुछ प्रोसेसेस या ऑपरेशंस जो हैं, ठीक है, वो बहुत डेंजरस या इंजीरियस टू द हेल्थ ऑफ वुमेन है, तो वहां पे भी प्रोहिबिट किया जाता है, रिस्ट्रिक्ट किया जाता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन इन दैट ऑपरेशन, राइट। समझ आ गया ये सारा? तो ये 5 पॉइंट्स हैं जिसके अंदर हम डील करते हैं कि वुमेन को कैसे सेव किया जाता है, ठीक है, कैसे रिस्ट्रिक्शंस हैं कि उनको हार्मफुल जगह पे या जहाँ पे उनकी हेल्थ के साथ कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो इस तरह के सारी प्रोविजन जो है स्टेट गवर्नमेंट ने बना रखी हैं टू प्रोटेक्ट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द वुमेन, राइट। अब हमारे पास आती है एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन्स। देखो, आर्टिकल 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन अ फैक्ट्री। 14 साल से छोटा बच्चा तो काम कर ही नहीं सकता फैक्ट्री के अंदर, ठीक है, या माइन के अंदर या कोई भी हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट के अंदर। मतलब सिंपल सी बात है कि 14 साल से छोटा बच्चा फैक्ट्री के अंदर काम नहीं कर सकता, ठीक है। फिर चैप्टर जो 7 है फैक्ट्रीज एक्ट का, वो वेरियस रिस्ट्रिक्शंस भी प्रोवाइड करता है यंग पर्सन्स की एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी। चाइल्ड तो काम कर ही नहीं सकता, मतलब 14 साल से छोटा बच्चा तो काम कर ही नहीं सकता। अब यंग पर्सन की डेफिनेशन में कौन आते हैं, पहले हम समझ लेते हैं यंग पर्सन की डेफिनेशन में कौन आते हैं। देखो, 14 साल से छोटा बच्चा काम नहीं कर सकता, राइट। चाइल्ड किसको कहा गया है? जो 14 से ऊपर है लेकिन अभी 15 साल का नहीं हुआ, वो है चाइल्ड, ठीक है। एडोलेसेंट किसको कहा गया है? जो 15 से ऊपर है लेकिन अभी 18 साल का नहीं हुआ, वो होता है एडोलेसेंट। और एडल्ट किसको कहा जाता है? जो 18 साल से ऊपर का होता है। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब हम यंग चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं, तो यंग चिल्ड्रन की कैटेगरी में 18 साल से नीचे और 15 साल से ऊपर आते हैं। मतलब 15 साल से नीचे और 14 साल से ऊपर वो होते हैं चाइल्ड, ठीक है, और 15 साल से ऊपर और 18 साल से नीचे वो होते हैं एडोलेसेंट्स। तो चाइल्ड एंड एडोलेसेंट्स दोनों क्या होते हैं? यंग चिल्ड्रन, राइट। अब कहते हैं प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन सेक्शन 67। अब जिस बच्चे ने अभी तक 14 इयर्स कंप्लीट नहीं किए वो फैक्ट्री के अंदर काम नहीं कर सकता किसी भी सर्कमस्टांसेस में, किसी भी कंडीशन में, किसी भी इमरजेंसी में। भैया नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता, राइट, ठीक है। एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन, वो काम नहीं कर सकता फैक्ट्री के अंदर 14 साल से छोटा बच्चा, ठीक है। A child is a person who has not completed his 15th year of age। और चाइल्ड मैंने अभी आपको बताया किसको कहा गया है? 14 से ऊपर बट 15 साल का नहीं हुआ, ठीक है। फिर कहते हैं नॉन एडल्ट वर्कर टू कैरी टोकन्स। सेक्शन 68 क्या कहता है? सेक्शन 68 कहता है
कि अ चाइल्ड हु हैज कंप्लीटेड हिज 14th ईयर, जो 14 साल कंप्लीट कर चुका है उसको जो है, या फिर एडोलेसेंट्स, एडोलेसेंट्स कौन होता है, 15 से ऊपर 18 से नीचे, अगर इनको फैक्ट्री में काम करना है ना तो इनको एक सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस जो है इशू करवाना पड़ता है फ्रॉम द कॉम्पिटेंट सर्टिफाइंग सर्जन। कॉम्पिटेंट सर्टिफाइंग सर्जन मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ने इनको क्वालिफाई किया होता है, वो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं और वो फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले लोगों की फिटनेस का सर्टिफिकेट इशू करके देते हैं, राइट। तो कहते हैं अगर चाइल्ड ने या एडोलेसेंट ने काम करना है फैक्ट्री के अंदर तो उन्हें क्या लेना पड़ेगा, सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस, कि वो फिट है। तो ये सर्टिफिकेट जो है वो मैनेजर की कस्टडी में रहता है और इस सर्टिफिकेट के अगेंस्ट मैनेजर एक टोकन इशू करके दे देता है चाइल्ड को या एडोलेसेंट को। द यंग पर्सन शैल कैरी व्हाइल ही इज एट वर्क अ टोकन, टोकन लेना है उसने, वो टोकन किस बिहाफ पे इशू किया जाता है, गिविंग अ रेफरेंस टू सच सर्टिफिकेट, ठीक है। तो द ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 68 इज टू प्रिवेंट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द यंग लेबर फोर्स। ये क्यों बनाया गया है सेक्शन, ताकि यंग पर्सन एक्सप्लॉयट ना किए जा सके। मतलब अगर किसी यंग पर्सन ने काम करना है तो उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस होना चाहिए। वो सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस कौन इशू करके देता है, सर्टिफाइंग सर्जन इशू करके देता है। किसकी कस्टडी में रहता है, मैनेजर की कस्टडी में रहता है और उसके अगेंस्ट मैनेजर एक टोकन इशू करके देता है, ठीक है। तो हर एक यंग पर्सन के पास व्हाइल दे आर वर्किंग इन द फैक्ट्री वो टोकन होना चाहिए ताकि उनको किसी भी तरीके से एक्सप्लॉइट ना किया जा सके, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस सेक्शन 69। अब जो सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस है, ठीक है, वो कैसे आएगा, सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस कौन ग्रांट करता है, सर्टिफाइंग सर्जन, जो कि एक क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है। अब सर्टिफिकेट के लिए यंग पर्सन खुद भी अप्लाई कर सकता है, को खुद अपनी एप्लीकेशन देगा कि मुझे फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए, या फिर वो फिटनेस सर्टिफिकेट मैनेजर डिमांड कर रहा है तो मैनेजर एक साइंड डॉक्यूमेंट देगा जिसके अंदर वो अप्लाई कर रहा है, कि मैनेजर कह रहा है कि सर्टिफाइंग सर्जन को कि इस पर्सन का जो है मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट मुझे चाहिए, ठीक है। फिर क्या होता है, यंग पर्सन विल बी एम्प्लॉयड देयर इन इफ सर्टिफिकेट टू बी फिट फॉर वर्क इन अ फैक्ट्री। तो अगर सर्टिफिकेट बिल्कुल सही आता है, सर्टिफिकेट में ये लिखा गया है कि ये पर्सन बिल्कुल फिट है फैक्ट्री में काम करने के लिए, तो उसे एम्प्लॉय कर लिया जाता है, ठीक है। सर्टिफाइंग सर्जन करता क्या है, एप्लीकेशन के बाद सर्टिफाइंग सर्जन ऑब्वियसली एग्जामिन करेगा पूरी तरह से यंग पर्सन को, ठीक है। वो ये देखेगा कि ये बिल्कुल फिट है काम करने के लिए, ascertain his fitness for work। अच्छा, अब नेक्स्ट जो ए बी पॉइंट्स है उसके अंदर देखो, ए पॉइंट में क्या कहा गया है, कहते हैं अगर सर्टिफिकेट फॉर फिटनेस है चाइल्ड के लिए तो सर्टिफिकेट के अंदर क्या लिखा होना चाहिए, पहली बात तो ये लिखी होनी चाहिए कि वो 14 ईयर कंप्लीट कर चुका है, और दूसरी बात ये लिखी होनी चाहिए कि स्टैंडर्ड्स को वो कंप्लाई कर रहा है और वो बिल्कुल फिट है काम करने के लिए, राइट। अब कहते हैं अगर वो सर्टिफिकेट किसके लिए बनाया जा रहा है, एडोलेसेंट के लिए, एडोलेसेंट मतलब 15 से ऊपर 18 से नीचे, वेरी गुड, ठीक है। अगर उसके लिए बनाया जा रहा है तो उसके अंदर क्या लिखा होना चाहिए कि वो अपने 15 साल कंप्लीट कर चुका है और वो बिल्कुल फिट है पूरा दिन फैक्ट्री में काम करने के लिए। क्लियर हो गया। अब आ गया इफेक्ट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस ग्रांटेड टू एडोलेसेंट सेक्शन 70। तो कहते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है सर्टिफिकेट का। अब जो एडोलेसेंट को सर्टिफिकेट ग्रांट किया गया है, हु हैज बीन ग्रांटेड अ सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस टू वर्क एज एन एडल्ट, एडोलेसेंट को अगर सर्टिफिकेट मिल गया फिटनेस का तो उसको एडल्ट की तरह ट्रीट किया जाता है, डीम्ड टू बी एन एडल्ट, उसे एडल्ट ही माना जाता है, और जो भी प्रोविजन एडल्ट के ऊपर एप्लीकेबल है वो एडोलेसेंट के ऊपर भी एप्लीकेबल होंगी, ठीक है। लेकिन अगर कोई फीमेल एडोलेसेंट है या फिर मेल एडोलेसेंट है जिन्होंने अभी 17 ईयर्स का होना है, 17 साल की एज को अटेन नहीं किया, तो जो उनके पास चाहे सर्टिफिकेट है फिटनेस का लेकिन उनके कुछ टाइम होते हैं, स्पेसिफिक टाइम, कि इस टाइम के अलावा उनको कहीं आप नहीं काम उनसे करवा सकते। वो टाइम क्या है, सुबह 6 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक, इस टाइम के दौरान ही उनसे काम करवाया जा सकता है। क्लियर हो गया। चलो फिर हमारे पास आता है वर्किंग आवर्स फॉर चिल्ड्रन सेक्शन 71।
कहते कोई भी जो चाइल्ड है, चाइल्ड कौन है अब, 14 से ऊपर 15 से नीचे, राइट। कोई भी चाइल्ड है अगर उसको एम्प्लॉय किया गया है फैक्ट्री के अंदर तो वो ज्यादा से ज्यादा 4.5 घंटे काम करेगा, 4.5 आवर्स इन अ डे, ठीक है। वो रात को काम नहीं करेगा बिल्कुल भी, मतलब अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 12 कंसेक्टिव आवर्स, वो रात को काम नहीं करेगा, राइट। फिर क्या कहते हैं, अगर उसने एक ही दिन में किसी और फैक्ट्री में भी काम कर लिया तो उसको दोबारा से काम नहीं करवाया जा सकता। ऑन एनी डे ऑन विच ही हैज ऑलरेडी बीन वर्किंग इन द अदर फैक्ट्री, तो वो किसी भी और फैक्ट्री में, मतलब ऑल एंड ऑल 4.5 घंटे काम करना है, तो अगर वो 4.5 घंटे किसी और फैक्ट्री में लगाया आया है तो उससे दोबारा काम नहीं करवाया जा सकता। और कहते हैं जो इसका ये टाइम होता है वो लिमिटेड टू 2 शिफ्ट्स हो सकता है, लिमिटेड टू 2 शिफ्ट्स तो हो सकता है, लेकिन जो शिफ्ट है वो ओवरलैप नहीं होनी चाहिए और ना ही स्प्रेड ओवर होनी चाहिए फॉर मोर देन 5 आवर्स। मतलब उससे 2 शिफ्टों में काम करवाया जा सकता है और दोनों शिफ्टों का टाइम मिला के 5 घंटे से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। मान लो उसको बोल दिया कि 2.5 घंटे सुबह काम कर जा, 2.5 घंटे शाम को काम कर लेना, ठीक है, क्योंकि अब रेस्ट का टाइम भी चाहिए थोड़ा सा, तो उसको मिला के 5 घंटे होने चाहिए और 4.5 घंटे से ज्यादा उससे लगातार काम नहीं करवाना। क्लियर। तो मतलब अगर शिफ्ट में काम करवाया जा सकता है, लाइक 2 आवर्स सुबह कर लिया, 2 आवर्स शाम को कर लिया, 2.5 घंटे कर लिया, ठीक है, तो ये डिपेंड करता है ऑक्यूपायर के ऊपर, लेकिन वो शिफ्ट स्प्रेड ओवर नहीं होनी चाहिए 5 घंटे से ज्यादा। और इनफैक्ट अगर फीमेल चाइल्ड है तो उसका अगेन टाइम, बेटा जहां पे भी फीमेल चाइल्ड आ रहा है या फीमेल वर्कर आ रही है तो उसके लिए कुछ टाइम बाउंडेशंस हैं कि उनसे बेसिकली तो रात को काम करवाना ही नहीं है, और अगर करवाना है सुबह तो वो है फीमेल चाइल्ड के लिए सुबह 8 बजे से लेके शाम को 7 बजे के टाइम के बीच बीच में ही उसका टाइम होना चाहिए, राइट। फिर हमारे पास आता है नोटिस ऑफ पीरियड्स ऑफ वर्क फॉर चिल्ड्रन सेक्शन 72। ये जो पहले नोटिस वाला हम कर चुके हैं ना प्रोविजन, उसके साथ मिलती जुलती है थोड़ी। अब इसके अंदर क्या कहते हैं कि ऑक्यूपायर जो है नोटिस लगाए, डिस्प्ले करे, ठीक है, जिसके अंदर वो पीरियड्स ऑफ वर्क बताएगा। पीरियड्स ऑफ वर्क हमने कहा था कि टाइम, ड्यूरेशन या लेंथ, ठीक है, तो वो डिस्प्ले करे करेक्टली, उसको मेंटेन करे और नोटिस लगाए पीरियड्स ऑफ वर्क फॉर चिल्ड्रन। और जो पीरियड्स जिस टाइम के दौरान उन्होंने काम करना है शैल बी फिक्स्ड बिफोर हैंड। ऐसा नहीं काम करते करते फिक्स किया जा रहा है कि चल अभी 11 बजे तक तू कर ले, कोई बात नहीं, फिर तू शाम वाली शिफ्ट में काम कर लेना। नो, नॉट लाइक दैट। पहले से डिसाइड करके वो नोटिस डिस्प्ले होना चाहिए कि आज के दिन में इसने सुबह से इतने काम करना है और शाम को इतने से इतने काम करना है, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, लेकिन ये जो पीरियड्स ऑफ वर्क लगाए जा रहे हैं वो सेक्शन 71 के अगेंस्ट नहीं होने चाहिए। और सेक्शन 71 हमें क्या कहता है कि ऑल एंड ऑल एक चाइल्ड को 4.5 घंटे से ज्यादा काम नहीं करवाना। तो जितनी मर्जी वो नोटिस लगा ले, जितने मर्जी वो पीरियड्स बना ले, उनका जो टोटलिंग है वो 4.5 घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब आ गया रजिस्टर ऑफ चाइल्ड वर्कर्स सेक्शन 73। अब ये ऑक्यूपायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो फैक्ट्री के अंदर एक रजिस्टर लगाए जिसके अंदर क्या लिखा होना चाहिए, नेम ऑफ ईच चाइल्ड, ठीक है, नेचर ऑफ हिज वर्क, उससे किस तरीके का काम करवाया जा रहा है, किस ग्रुप में उसको इंक्लूड किया गया है, ठीक है, ग्रुप वर्क ऑन शिफ्ट, अगर उसका ग्रुप शिफ्ट्स में काम कर रहा है तो वो किस रिले को, रिले मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, किस ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, किस ग्रुप को अलॉट किया गया है, एंड नंबर ऑफ हिज सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस। मैंने आपको बताया ना कि सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस मैनेजर अपने पास रख के उसके अगेंस्ट टोकन इशू कर देता है, टोकन के ऊपर नंबर लिखा होता है ना, ठीक है, जो रेफरेंस होता है, तो वो नंबर उन्होंने सर्टिफिकेट का वो नंबर रजिस्टर में मेंशन करना है, ठीक है। फिर वही बात कि अगर किसी चाइल्ड का रजिस्टर के अंदर नाम नहीं है, shall not be required और shall not be allowed to work in any factory, जब तक कि उसका नाम नहीं लिखा जाता, ठीक है। फिर कहते हैं कि इंस्पेक्टर जब भी डिमांड करे, ऑक्यूपायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो रजिस्टर को अवेलेबल करवाए ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स। और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो प्रिस्क्राइब कर सकती है कि रजिस्टर को किस फॉर्म में मेंटेन करना है और किस मैनर में मैनेज करना है। क्लियर। ये था हमारा सारा रजिस्टर के बारे में। अब आ जाता है आवर्स ऑफ वर्क टू कॉरस्पॉन्ड विद नोटिस अंडर सेक्शन 72 एंड रजिस्टर अंडर सेक्शन 73।
74 सेक्शन के अंदर दोनों का मिक्सचर है, 72 एंड 73। कहते कोई भी बच्चा, नो चाइल्ड शैल बी एम्प्लॉयड इन एनी फैक्ट्री, जब तक कि नोटिस ऑफ पीरियड्स ऑफ वर्क डिस्प्ले ना किए जाएं और उसका नाम रजिस्टर के अंदर बिफोर हैंड मेंशन ना किया जाए, तब तक कोई भी बच्चा जो है वो एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता इन द फैक्ट्री। क्यों नहीं एम्प्लॉय किया जा सकता? कब तक नहीं एम्प्लॉय किया जा सकता? जब तक कि रजिस्टर के अंदर उसका नाम ना हो और जब तक कि उसका नोटिस ऑफ पीरियड ऑफ वर्क डिस्प्ले ना कर दिया जाए। क्लियर हो गया? ये था हमारा सेक्शन 74। अब आ गया सेक्शन 75, पावर टू रिक्वायर मेडिकल एग्जामिनेशन। अब कहते हैं जहां पे इंस्पेक्टर को लगता है कि ठीक है, इंस्पेक्टर को लग रहा है कि मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ यंग पर्सन जरूरी है। जरूरी कब लग रहा है? मतलब जहां पे इंस्पेक्टर को लगा कि इस यंग पर्सन के पास या तो सर्टिफिकेट नहीं है या सर्टिफिकेट तो है लेकिन नो लॉन्गर फिट, मतलब सर्टिफिकेट काफी पुराना हो चुका है या फिर कुछ इस तरह की सिचुएशन में उससे काम करवाया जा रहा है जिसकी वजह से उसकी हेल्थ के ऊपर एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है। तो इंस्पेक्टर को जहां पे भी लगेगा कि यहाँ किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं है या सर्टिफिकेट तो है लेकिन वो नो लॉन्गर फिट, अब वो फिट नहीं लग रहा है यंग पर्सन, तो वो नोटिस देगा मैनेजर को कि इसका मेडिकल एग्जामिनेशन दोबारा से करवाया जाए। ठीक है, और जब तक सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस, नया सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस बन के नहीं आ जाता, तब तक वो पर्सन जो है until he has been granted, तब तक वो पर्सन को काम करने से रोका जा सकता है अगर इंस्पेक्टर चाहे तो मतलब जब तक इंस्पेक्टर जो है उसको पूरी तसल्ली नहीं हो जाती रिगार्डिंग द फिटनेस ऑफ द यंग पर्सन, तब तक वो कोई भी पावर अपनी ऑक्युपायर के अगेंस्ट दिखा सकता है और लोगों को काम करने से मना कर सकता है अगर उसे लगेगा कि वो फिट नहीं है। फिर आ गया पावर टू मेक रूल्स, सेक्शन 76। पावर किसके हाथ में है? स्टेट गवर्नमेंट, राइट। दिस सेक्शन ऑथराइजेस द स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स किसके रिगार्डिंग? सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस की फॉर्म के रिगार्डिंग रूल बना सकते हैं। ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए चिल्ड्रन के लिए, एडोलेसेंट्स के लिए। ठीक है, और जो सर्टिफाइंग सर्जन्स हैं उनका क्या प्रोसीजर होना चाहिए, उन्होंने क्या प्रोसीजर फॉलो करना है और उनकी सर्टिफाइंग सर्जन्स की क्या ड्यूटीज होंगी जो उन्होंने परफॉर्म करनी है व्हाइल एग्जामिनिंग द यंग पर्सन्स। तो इन सारी चीजों के बारे में स्टेट गवर्नमेंट के पास पूरी अथॉरिटी है कि वो रूल्स बना सकती है, राइट। अब आ जाती है प्रोविजंस रिलेटिंग टू सेफ्टी ऑफ यंग पर्सन। कहते वैसे तो स्कैटर कर रखी हैं पूरे एक्ट के अंदर, अलग अलग जगह स्कैटर करके रखी हुई है कि क्या क्या यंग पर्सन्स की सेफ्टी के रिगार्डिंग ध्यान रखना है, लेकिन फिर भी समराइज किया गया है थोड़ा सा कि अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है रिलेटिंग टू यंग पर्सन्स के रिगार्डिंग, तो ये जो स्लाइड है इसके अंदर सारा समराइज किया हुआ है। सबसे पहला है, ये काफी हद तक वुमेन वाले से मिलते जुलते हैं। ठीक है, सबसे पहला है नो यंग पर्सन शैल बी अलाउड टू क्लीन, लुब्रिकेट, एडजस्ट एनी पार्ट ऑफ द मशीनरी व्हाइल इट इज इन मोशन, सेक्शन 72। जैसे वुमेन को अलाउड नहीं है वैसे यंग पर्सन को भी अलाउड नहीं है कि वो जब मशीनरी मोशन में है ना तो उसे क्लीन करे, ना उसे लुब्रिकेट करे, ना ही एडजस्ट करे। ठीक है, फिर कहते कोई भी यंग पर्सन जो है डेंजरस मशीन के ऊपर काम नहीं कर सकता अनलेस, लेकिन कुछ कंडीशंस है, अगर ये ध्यान रखा जाएगा तो वो कर भी सकता है, अनलेस कि उसे फुली इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करी है और उसे पता है कि इस मशीन से किस तरह का डेंजर अराइज हो सकता है। अगर ये बातों को उसे पता है तो शायद वो काम कर सकता है। ठीक है, फिर अगर उसे नेसेसरी प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व, उसे पता है कि क्या क्या बातों का ध्यान रखना है व्हाइल वर्किंग इन दीज टाइप्स ऑफ मशीन, अगर उसे प्रिकॉशंस पहले से पता है तो भी वो काम कर सकता है। अगर उसे सफिशिएंट ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रखी है तो भी वो डेंजरस मशीन्स के ऊपर काम कर सकता है। और अगर उसको उसके ऊपर एडिक्वेट सुपरविजन रखी जा रही है, ठीक है, और जो सुपरवाइजर है उसको प्रॉपर नॉलेज है, एक्सपीरियंस है उस मशीन को हैंडल करने का, तो तब भी क्या किया जा सकता है, वो डेंजरस मशीन के ऊपर काम कर सकता है। ठीक है, फिर कहते हैं कोई भी चाइल्ड जो है, जैसे वुमेन को नहीं एम्प्लॉय करना फॉर प्रेसिंग द कॉटन, जहाँ पे कॉटन ओपनर्स लगे हुए हैं, वैसे ही यंग पर्सन को या चिल्ड्रन को भी एम्प्लॉय नहीं करना नियर द कॉटन ओपनर्स फॉर प्रेसिंग द कॉटन। ठीक है, फिर आ जाता है हमारे पास ये जो प्रोहिबिशन है, रिलैक्सेशन मिल सकती है इस प्रोहिबिशन के अंदर
अगर ऑक्यूपायर ने स्पेसिफिक अरेंजमेंट्स करके रखे हैं तो, समझ आ गया? अगर ऑक्यूपायर ने स्पेसिफिक अरेंजमेंट्स करके रखे हैं तो इस वाले सेक्शन से हमें रिलैक्सेशन मिल सकती है, ठीक है। फिर कहते हैं कि जहां पे स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या ऑपरेशन जो है वो डेंजरस है या इंजीरियस टू हेल्थ है ऑफ यंग पर्सन्स, तो वहां पे भी स्टेट गवर्नमेंट प्रोहिबिट कर सकती है, रिस्ट्रिक्ट कर सकती है और रूल्स बना सकती है द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द यंग पर्सन्स इन दैट ऑपरेशंस सेक्शन 87। क्लियर? तो अब इसमें हमने दो मेन टॉपिक कवर किए, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन का और एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन्स का। तो अब हम याद करेंगे एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन का पार्ट, ठीक है। चले कहाँ पे? शर्मा वर्मा, वेरी राइट। देखो ये बैठे हैं शर्मा जी, उधर से आए हमारे वर्मा जी। वर्मा जी कहते आते ही, ओ शर्मे तेरा नंबर भूल गया मैं, नंबर बताइए वो अपना। वो कहते 2274 86 फिर बोलो 2274 86 फिर बोलो 2274 86 अब आप सोचोगे मैम ये क्या है? ये वुमेन वालों के सेक्शन है। पहला सेक्शन डील करता है 22, दूसरा सेक्शन डील करता है 27, तीसरा सेक्शन डील करता है 48, फोर्थ सेक्शन डील करता है 66 एंड लास्ट सेक्शन डील करता है 87। क्या फोन नंबर है शर्मा जी का? 2274 86 राइट। क्योंकि अब इसमें आपको सेक्शन लर्न करने डिफिकल्ट होने थे, वो जो हेडिंग्स हैं वो तो आप याद कर ही लोगे, ठीक है। अब चलते हैं किसकी तरफ? एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन्स की तरफ, वो याद करें। तो हमारे पास एक बड़ी क्यूट सी गर्ल है, देखो क्यूट है, शक्ल से पढ़ाकू लग रही है आपको। इसका नाम है प्रिया, ठीक है। प्रिया ने सर्टिफिकेट ऐसे विन किया। ये बहुत पढ़ती है, इतना पढ़ती है, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं और रिसेंटली इसको एक बहुत सर्टिफिकेट मिला है इन द कंटेक्स्ट ऑफ एकेडमिक्स रिलेटेड टू पढ़ाई के मामले में इसको एक सर्टिफिकेट मिला है। प्रिया ने सर्टिफिकेट ऐसे विन किया, ठीक है। बट रिया हेट्स प्रिया। ये देखो कितना गुस्सा आ रहा है इसको, ये है रिया, ठीक है। बट रिया हेट्स प्रिया बिकॉज प्रिया इज अ पैशनेट गर्ल, ठीक है। अब मैं इसको जो हाईलाइटेड जो आपके सामने रेड वाले नजर आ रहे हैं, बिल्कुल सीक्वेंस में आप जो एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन्स है वो आप इसके थ्रू डेवलप कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने इस स्लाइड के अंदर वो नहीं शो किया, आपको पता ही है कि कैसे करना है, राइट। तो P स्टैंड्स फॉर, N स्टैंड्स फॉर, बिल्कुल सीक्वेंस में ही आपके लिए है, ठीक है। प्रिया ने सर्टिफिकेट ऐसे विन किया, बट रिया हेट्स प्रिया बिकॉज प्रिया इज अ पैशनेट गर्ल। और ये किसके रिगार्डिंग है? एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन्स के रिगार्डिंग। समझ आ गया? क्लियर? तो जुड़े रहिए इसी तरह से हमारे चैनल थ्योरी गुरु के साथ, विच इज प्रोवाइडिंग बेस्ट कन्फाइंड थ्योरी नोट्स ऑफ कॉमर्स। Thank you so much for watching. Have a nice day. Thank you so much.